जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। तो चलिए आज हम लेकर के आ गए हैं बिहार दरोगा के लिए, जो पटना में ऑफलाइन क्लास चलाते हैं ज्ञान बिंदु वाले सर, जो रोशन आनंद नाम है। वो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा बुक निकाले हैं बिहार दरोगा के लिए। इस बुक का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा और टेलीग्राम में फाइल में जा करके देखिएगा तो वहाँ पीडीएफ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर जो हम आज वीडियो डालेंगे, ठीक है, जितना क्वेश्चन का उसका अगर क्यूज के माध्यम से आपको रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर क्यूज भी चलता है, वहाँ से जा करके आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यह मेरा वीडियो 21 से होने वाला है, क्योंकि 20 तक हम डाल चुके हैं, 21 से यह वीडियो होगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और ऐसे भी कहा जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात के रटी सुबेरे सफ़ा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जिससे कुछ सफ़ा ना हो, कुछ कुछ रह जाए, जिससे फिर से मतलब रिपीट करने के बाद साफ हो। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। जल जो शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो जल शोधन का जो तरीका है जो जीवों को नष्ट नहीं करता है वो निस्यंदन है। निस्यंदन विधि द्वारा जीवों को नष्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका कुछ विशेषता है उसको देख लेते हैं। निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए, जल शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त उपाय एवं विधियां निम्नलिखित है। पहला नंबर देखिए, आरओ सिस्टम ना कहते हैं हम आरओ के पानी पीते हैं, आरओ के पानी, इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यानी कि जो आरओ के द्वारा जो साफ पानी निकलता है उसमें बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम मात्रा में होता है। यह पेयजल को साफ करने का उच्चतम तरीका है। यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध व मीठा बनाया जाता है। जो आरओ से होता है ना, उसका क्या क्या विशेषता है? तो गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि को मुक्त कर शुद्ध मीठा बनाया जाता है। यानी आरओ के पानी कैसा लगता है? तो मीठा लगता है। चलिए आज जान गए, नहीं जानते रहेंगे तो। यूवी रेडिएशन सिस्टम यानी यूवी रेडिएशन सिस्टम द्वारा किस प्रकार से होता है? तो इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए व्यवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। किस विधि द्वारा? यूवी रेडिएशन विधि द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो क्लोरीनेशन इसके जरिए पानी साफ किया जाता है। क्लोरीनेशन के जरिए पानी क्या किया जाता है? तो साफ किया जाता है। विभिन्न नगरों एवं सरकारी उपक्रमों में जलापूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे पानी शुद्ध होने पर उनके रंग और सुगंध में परिवर्तित आ जाती है। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को क्या कर देता है? तो नष्ट कर देता है। किस विधि? क्लोरीनेशन। चलिए, जल को उबालने से, यानी कि जल को जब हम उबालते हैं, जैसे वास्तविक जीवन में सब जल को उबालता है, देखा है उबालते हुए। जल को उबालने से जल के अधिकांश बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जा सकता है। यानी कि जल को जो हम उबालते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होता है, कीटाणु होता है, उसको क्या होता है? थोड़ा नष्ट हो जाता है, लेकिन यह जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है यह कम मात्रा में है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका देख लेते हैं। एनएसडीएल का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है। यह संगठन है जिसको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटीज शेयर बॉडी कैश को सुरक्षा प्रदान करता है। इस व्यवस्था में सभी काम ऑनलाइन होते हैं। इस व्यवस्था में क्या होता है? सभी काम क्या होता है? ऑनलाइन होता है। चलिए आगे चलते हैं। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? जो कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो
फॉर्मिक अम्ल के कारण। किस कारण? फॉर्मिक अम्ल के कारण। इसके बारे में देख लेते हैं, फॉर्मिक अम्ल के बारे में। देखिए, कीट दंश से होने वाली खुजली फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। कीट जो दंश है उससे होने वाले खुजली किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। अब देखिए, एसिटिक अम्ल, यह सरलतम कार्बोजिलिक अम्ल है, जिसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है, जिसे इथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। एसिटिक अम्ल को इथेनोइक अम्ल के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। लैक्टिक अम्ल वाटर सोल्यूबल होता है। लैक्टिक अम्ल क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। ये सिक्कन से जुड़ी परेशानियां से छुटकारा मिलती है, त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएंट रखने में सहायता करता है। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। तो जो पहला नंबर है नसीरुद्दीन शाह, उसके बाद गिरीश कर्नाड, उसके बाद डॉली ठाकुर, उसके बाद मकरंद देशपांडे। तो यह कराए हस्तियाँ पर विचार करें। तो नीचे विचार होगा, लेकिन पहले इसका आंसर देख लेते, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अब देखिए, क्या हस्तियाँ पर विचार करना है? सभी हस्तियाँ थिएटर एवं अभिनयक से जुड़े हुए हैं। पहला नंबर देखिए, नसीरुद्दीन शाह हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। उनका सिनेमा में सफ़र एक शुरुआत 1975 में आई फिल्म निशांत से हुई थी। उसके बाद देखिए, गिरीश कर्नाड, यह एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक, फिल्म अभिनेता है, जो गिरीश कर्नाड को 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा पद्म श्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसे किया गया है? तो गिरीश कर्नाड को। आगे देख लेते हैं, और दो बचा हुआ, दो के बारे में देखिए। मकरंद देशपांडे हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। इनके प्रमुख फिल्म रिक्स है 2007 में, डरना जरूरी है 2006 में। डॉली ठाकुर, ये भारतीय फिल्मों के एक प्रमुख कलाकार थे, जिन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत रिचर्ड एटनबरो की गांधी से कास्टिंग डायरेक्टर और यूनिट प्रचारक के रूप में किए थे। ठीक है, इसका हो गया। 25 नंबर देखिएगा, 25 नंबर है पच्चीस नंबर कह रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसका देखिए, इसका डिस्कशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बांडूर के पास है, इसलिए इसे बांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है उसको और किस नाम से जाना जाता है? बांडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यह कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। ठीक है, 1972 के तहत की गई थी। उद्यान में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, जो द्वीप और लेबरिंथ द्वीप समूह है। वनस्पति का प्रकार एवं संरचना द्वीप से द्वीप तक विभिन्न है। अंडमान एवं निकोबार एक द्वीप समूह है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए, दोनों के बीच जो उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार है ना, उन दोनों के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित
10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीप को अंडमान द्वीप समूह कहा जाता है और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीप को निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। जो भी बताएं, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभ्यारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क एवं जैव संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखिए। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में स्थित है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में स्थित है। पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास स्थित है। पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास क्या है, स्थित है। ठीक है, आगे देखिए। पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है। जो पिरोटन द्वीप है वो मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत का समुद्री अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1980 को हुआ था, यानी 1980 को हुआ था। यह एक दर्शनीय स्थल है। यह एक क्या है, दर्शनीय स्थल है। गंगा सागर सागर द्वीप गंगा सागर संगम भी कहा जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप है। इसे गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। इस द्वीप में ही बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। इस द्वीप में जो बंगाल टाइगर है उसका क्या प्राकृतिक आवास है। प्राकृतिक आवास है, सॉरी पगला जाता है कभी कभी। उसके बाद देखिए रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक शांत शहर है और यह करामाती पंबन द्वीप का हिस्सा है। रामेश्वरम क्या है, तमिलनाडु राज्य में स्थित एक शांत शहर है और यह करामाती पंबन द्वीप का हिस्सा है। यह शहर पंबन चैनल के मध्य से देश के अन्य भाग से जुड़ा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटिलीज जनजाति है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति होती है, तो सेंटिलीज जनजाति रहती है। चलिए आगे चलते 26 नंबर क्वेश्चन। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम का यह क्या है, विरुद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ नहीं में से कुछ का निर्माण कुछ नहीं में से कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध है। यानी कुछ नहीं में से कुछ का निर्माण कुछ नहीं में से कुछ नहीं आता नियम के विरुद्ध है। अर्थात ऊर्जा संरक्षण में यह बताया गया है कि पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती। पृथक तंत्र की जो कुल ऊर्जा है वो क्या होती है, परिवर्तित नहीं हो सकती। कैसे, देखिए आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इनमें एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग रूप नहीं है, इनमें एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे देखिए द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुपात द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल सही। हम लोग क्या जानते हैं, यही जानते हैं लाइन कि क्या ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अब देखिए किस किस देश से होकर गुजरती है। तो मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। जैसे 0 डिग्री अक्षांश पर खींची रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। जो ये बीचों बीच जो 0 डिग्री है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर क्या होती है, चमकती है।
उसके बाद देख लीजिए, विषुवत रेखा निम्न देश से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती से होकर क्या विषुवत रेखा गुजरती है। उसके बाद देखिए, भूमध्य रेखा यानी कि भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। पहला नंबर देख लीजिए, भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश तीन महाद्वीप से गुजरती है, जिसमें से पहला क्या है, एशिया महाद्वीप की देश मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। एशिया में भूमध्य रेखा किस किस द्वीप से गुजरती है, तो किस किस देश से, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। उसके बाद देखिए, दक्षिण अफ्रीका पर आने वाला भूमध्य रेखा पर यानी दक्षिण अफ्रीका का जो देश है भूमध्य रेखा पर आता है, कौन कौन, सोमालिया, केन्या, साओ टोम, प्रिंसिपिया, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य उसे कांगो या कांगो गणराज्य कहा जाता है, गबोन, युगांडा। ये अफ्रीका के देश से होकर के भूमध्य रेखा गुजरता है। उसके बाद देखिए, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। यानी कि दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर, यह भूमध्य रेखा इससे होकर के गुजरती है। उसके बाद देखिए, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश, अब कर्क रेखा पर देखना है, जैसे उत्तरी अमेरिका का हो गया, अफ्रीका का हो गया, एशिया का होगा, इस पर कौन कौन जो महाद्वीप है किस किस देश से होकर गुजरता है कर्क रेखा, उसका देखिए। उत्तरी अमेरिका से हवाई द्वीप और मेक्सिको से गुजरता है, हवाई द्वीप और मेक्सिको से। अफ्रीका महाद्वीप का मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा एवं मॉरितानिया से होकर के गुजरता है। उसके बाद एशिया में किस किस से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त राज्य अमीरात और सऊदी अरब से होकर कर्क रेखा गुजरती है एशिया से। उसके बाद देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देश से होकर गुजरती है। मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देश से होकर गुजरती है, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया इत्यादि से होकर के मकर रेखा गुजरती है। सूर्य कर्क तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर लंबवत चमकती है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो सूर्य है वो लंबवत चमकते रहती है। अब देखिए, कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकती है। कर्क रेखा पर 21 जून को और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य क्या करती है, चमकती है। अब देखिए 28 नंबर विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ, तो आप जानते हैं 6 अगस्त 1945 को, उसके बाद 9 अगस्त 1945 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जापान पर हुआ था। चलिए इसका जो है डिस्कशन कर लेते हैं। बिल्कुल सही डी नंबर आंसर है। देखिएगा, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर की गई तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जो जापान में स्थित है पर दूसरी परमाणु बम गिराया गया। ठीक है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम प्रायः यूरेनियम तथा प्लूटोनियम तत्व का प्रयोग किया गया था। जो गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसमें यूरेनियम और दूसरका में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहोमर 1945 में बनाया था। पहला परमाणु बम जो है वो किसने बनवाया, रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनवाया था 1945 में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बम यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका आविष्कार
एडवर्ड टेलर ने किया था 1952 में। एडवर्ड टेलर 1952 में किसका आविष्कार? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर 1952 में किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक है। जो हाइड्रोजन बम की क्षमता है परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना क्या है? तो अधिक है। उसके बाद देखिए, भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। इसका कोड इस्माइल बुद्धा है। इसका कोड क्या है? इस्माइल बुद्धा। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। इसका कोड इस्माइल बुद्धा है। क्या है? इस्माइल बुद्धा। उसके बाद देखिए, दूसरा का जो है भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 को किया गया था, जिसका कोड शक्ति 98 है, यानी शक्ति 98। इसमें यूरेनियम से लेकर ट्राइटियम ड्यूटेरियम का प्रयोग किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। उसके बाद देखिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से 1969 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से 1969 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा, भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा यानी वार्क को 1956 में स्थापित किया गया था। 1956 में स्थापित किया गया था। कुछ सूर्य से क्वेश्चन है, सूर्य वाला देखते हैं। सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक का संलयन होकर हीलियम नाभिक बदलता है और ऊर्जा उत्पन्न होता है। यही जो सूर्य वाला है वो ये दे दिया गया है। 29 नंबर देखिए, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कर एवं लेखांकन से। कर एवं लेखांकन से। कर एवं लेखांकन से। अब देखिए, हस्तांतरण मूल्य कराधान और लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। हस्तांतरण मूल्य कराधान एवं लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। हस्तांतरण कीमत इस प्रकार एक मूल्य है, वह नियंत्रण उद्यमियों के बीच लेन देन की कीमतों को संदर्भित करता है और यह वस्तुओं के स्थानांतरण, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के बीच जुड़े मूल्य को निरूपित करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है? ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है, तो इसका जो होगा उत्तर प्रदेश होगा। देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में यानी नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है, ट्यूबवेल द्वारा। ट्यूबवेल यानी नलकूप द्वारा। भारत प्रमुख रूप से सिंचाई 4 प्रकार के होता है। भारत में जो सिंचाई की व्यवस्था है वो 4 प्रकार से होता है। पहला तो जो उत्तर प्रदेश वाला है वो किससे हो गया? तो नलकूप द्वारा हो गया। किससे हो गया? नलकूप द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है? ट्यूबवेल कहा जाता है। ट्यूबवेल कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं। अब 4 प्रकार के कौन कौन है? पहला देखिएगा, कुआं द्वारा, नलकूप द्वारा यानी ट्यूबवेल द्वारा, उसके बाद तालाब द्वारा, उसके बाद नहरों द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है, जिससे कुल संचित क्षेत्र का 40% भाग सिंचाई की जाती है। 40% भाग सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत असम, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल आदि आते हैं। उसके बाद सिंचाई का दूसरा तरीका मुख्य साधन है कुआं द्वारा। और कुआं द्वारा, इसके द्वारा कुल सिंचाई क्षेत्र का 37.8% भाग सिंचाई कुआं द्वारा की जाती है। सिंचाई का तृतीय तरीका तालाब द्वारा है, जिसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का 14.5% है। उसके बाद देखिए,
दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उड़ीसा तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश तथा तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में। नहर द्वारा उत्तर प्रदेश में नहर द्वारा उत्तर प्रदेश और तालाब द्वारा कहाँ, तो तमिलनाडु में की जाती है। उसके बाद देखिए, सिंचाई का चतुर्थ साधन नलकूप। इससे कुल सिंचित क्षेत्र का 7.7% सिंचाई की जाती है। इसके प्रमुख राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि है। उसके बाद बिहार में देखिए, बिहार में सिंचाई के साधन नहर, नलकूप, तालाब एवं कुआं। बिहार में नहर से कुल सिंचित भूमि का 27.47% भाग सिंचाई की जाती है। उसके बाद देखिए, नलकूप द्वारा कुल संचित भूमि का 61.39 भाग पर सिंचाई की जाती है। तालाब द्वारा अन्य 11.14 भाग सिंचित की जाती है, यानी सिंचाई की जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं के द्वारा होता है। मध्य प्रदेश में कुओं के द्वारा, कुआं सर्वाधिक, नलकूप, उसके बाद नहर, उसके बाद तालाब द्वारा। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं, नलकूप, जिससे कुल संचित भूमि का लगभग 66% भाग पर सिंचाई की जाती है। चलिए, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप में जाकर अवश्य ज्वाइन हो, जिससे आप वहां इस जो अभी क्वेश्चन करवाएं उसका क्यूज कर सके और PDF निकाल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।